हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का अराइज इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारा, वो 11th और 12th दोनों का कंपेयर करके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि सीयूईटी एग्जाम के पेपर में आपको क्या पूछा जाता है, 12th एनसीईआरटी पूछा जाता है। सही है। अब 12th एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर गिवन है। सही। अब लेकिन जेईटी एग्जामिनेशन की बात करें तो जेईटी एग्जामिनेशन के अंदर 11th और 12th दोनों पूछा जाता है। जैसा कि ये सारी बातें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करें तो क्या 12th से स्टार्ट कर दे सीधा हम लोग? क्या 11वीं क्लास जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है, तो क्या यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? साथियों, एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना स्कोर अच्छा करना चाहता है, फुल ऑन फुल मार्क्स लाना चाहता है, तो मेरे भाई 11th क्लास का एक चैप्टर होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। जिस साथी ने जीओसी को अच्छा बना लिया, आप यकीनन मान के चले 12th केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर थे हमारे 5, वो सारे उसको समझ में आ जाएंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन भी कहा जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो आप सभी लोगों को 11th क्लास का वो पहला चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि पहला चैप्टर उसी के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। अगर कोई चाहता है कि नहीं 11th क्लास तो नहीं पढ़ूं, सीधा मैं 12वीं क्लास के टॉपिक्स को पढ़ लूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन चैप्टर्स को कवर कर पाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा बनाने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए आप लोगों को 11th क्लास का वो चैप्टर अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके से किसी बड़ी इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए जीओसी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जीओसी की नींव पर ही पूरी इमारत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खड़ी होने वाली है। साथियों, आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए एक एक चीज की हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां कितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कवर करेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से आप लोगों को यह पता लगेगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा है जो कि 11th क्लास का है। आप इस चैप्टर के बारे में ये भी कह सकते हो इट इज बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। सबसे पहले मैं बात करता हूं लगभग 250 साल पहले या 200 साल पहले की हम बात करें तो ऑर्गेनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को माना जाता था जो जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। जो जीवित से मिलकर बने होते उन्हें कार्बनिक कहा जाता है, जो अजीवित से मिलकर बने होते उन्हें अकार्बनिक कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी लोग जानते हो, यूरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आइए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे मेरे बच्चे, उस साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। उस साइंटिस्ट का नाम था मेरे बच्चे बर्जीलियस। एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। उस साइंटिस्ट का नाम था भाई बर्जीलियस। तो बेटा इस बर्जीलियस साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट का नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस ने कॉन्सेप्ट दिया बेटा, उसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर बर्जीलियस ने अपना यह स्टेटमेंट दिया कि जो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, वो जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये किसका सिद्धांत था भाई? ये बर्जीलियस का सिद्धांत था। डायरेक्टली सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत को एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बर्जीलियस। क्या था बच्चे? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने अपने वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर, जैव शक्ति सिद्धांत के अंदर यह बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं,
जो कार्बनिक यौगिक होते बेटा वो जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं लगभग 200 साल पहले की, ऑलमोस्ट 200 साल पहले की बात कर रहे हैं कि बर्जीलियस आए। बर्जीलियस ने कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था जैव शक्ति सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार उसने ये बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं, वो जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और इसी टाइम पे सन 1828 के आसपास में एक वैज्ञानिक था, उनका नाम था वोहलर। क्या था बच्चे? वोहलर। वो लेब में अपना काम कर रहे थे। लेब में आप सभी लोग जानते हो प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स के साथ में वो खेल रहे थे। और खेलते खेलते उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम था यूरिया। और ये जेट एग्जाम का सवाल है। आइए साथियों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बर्जीलियस के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बता दी। उसके बाद जन्म किसका होता है? 1828 के आसपास में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोहलर। उनका नाम था बच्चे वोहलर, या हमारे हिंदी मीडियम वाले छात्र इसे क्या बोलते बेटा? वूलर बोलते। वूलर क्या बोलते बच्चे? वूलर बोलते। तो भाई वूलर क्या कर रहे थे? प्रयोगशाला में वो टाइम पे अपना काम कर रहे थे, और ये लगभग 1828 के आसपास की बात है मेरे भाई। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में एक कंपाउंड था जिसका नाम था बच्चे अमोनियम साइनेट। प्रयोगशाला में एक कंपाउंड था बेटा, उसका नाम था अमोनियम साइनेट। अब ये हमारा एक केमिकल है, तो केमिकल जीवित तो हो ही नहीं सकता ना, केमिकल तो एक निर्जीव चीज है। तो अमोनियम साइनेट से उसने क्या बना दिया? अमोनियम साइनेट से बेटा उसने बना दिया यूरिया। क्या बना दिया बेटा? यूरिया। और देखना किस तरीके से बनाया उसने। क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया। अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने पर क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो अमोनियम साइनेट होता है मेरे बच्चे, जो अमोनियम साइनेट होता है, जो अमोनियम साइनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NH4CNO। जब अमोनियम साइनेट को भाई उसने क्या किया? हीट किया, उसने गर्म किया, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CONH2। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और आप लोग इसे ऐसे भी देखते हो बेटा, आप लोग इसे ऐसे भी देख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है मेरे भाई, दोनों का मतलब एक ही है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? यूरिया का फॉर्मूला है। तो आपकी जेईटी एग्जाम में एक सवाल ये बना है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। यूरिया इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय वोहलर फ्रॉम अमोनियम साइनेट। कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था बेटा? यूरिया। तो यहां से जेट एग्जाम का पहला सवाल ये बन जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक बेटा कौन सा था? यूरिया था। याद हो जाएगा आप सभी लोगों को? यस, कार्बनिक यौगिक कौन सा था मेरे बच्चे? यूरिया था। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को और बता दूं यूरिया के बारे में, कि यूरिया के अंदर चलाव्यवस्था पाई जाती है। यूरिया के अंदर कौन सी समाव्यवस्था पाई जाती है? चलाव्यवस्था पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो बेटा? टोटोमेरिज्म बोलते हो। कैसे पाई जाती है इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे जब आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। तो मैंने यहां से दो क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया आपके जेईटी एग्जामिनेशन के। पहला सवाल तो ये था कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? यूरिया था। और आपसे ये सवाल कर ले कि यूरिया में कौन सी समाव्यवस्था पाई जाती है, तो साथियों आपका आंसर क्या बनेगा? चलाव्यवस्था पाई जाती है। बोलो यस और नो? यस। आगे अपन चलते। इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे भाई, इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा अगर अपन आगे चले तो यहां पे आप लोगों को एक बात तो पता लगे, जरा फिर से मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना कि देखो बर्जीलियस ने क्या बोला कि कार्बनिक यौगिक किनसे मिलकर बने होते? जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जीवित पदार्थ है क्या?
तो आप बोलोगे सर ये तो केमिकल है, और केमिकल में तो कोई जान नहीं होती है, ये अजीवित पदार्थ है। तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है और अजीवित पदार्थों से क्या बना दिया, पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया। तो ये जैसे ही बना तो इस बर्जीलियस सिद्धांत को क्या कर दिया बेटा, फेल कर दिया। सही है। थोड़ा सा अपन आगे चलते, कुछ इंटरेस्टिंग बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उनको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसे अगर मैं पहली बात आप लोगों को बेटा बताना चाहूं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक साइंटिस्ट है मेरे बच्चे, उनका नाम था कोल्बे। उनका नाम क्या था बेटा, कोल्बे। तो कोल्बे ने कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया, डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है आपकी एग्जाम में। तो कोल्बे ने बनाया एसिटिक अम्ल। क्या बनाया मेरे बच्चे, एसिटिक अम्ल बनाया। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला शायद आप सभी लोगों को पता होगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और जो कि सिरके से प्राप्त किया जाता है, विनेगर से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है भाई, एक साइंटिस्ट है उनका नाम था बार्थलोट। क्या था बेटा, बार्थलोट। और बार्थलोट ने कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया, उसने बनाया बेटा मेथेन। क्या बनाया बेटा, मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला शायद तुम्हें पता है, CH4 होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेथेन को मेरे प्यारे बच्चे हम सभी लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मार्श गैस भी बोलते हैं, दलदली क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। तो ये भी हमारे जेईटी एग्जाम का सवाल है। निम्न में से मार्श गैस कौन सी होती है बेटा, CH4। कौन सी होती है, CH4। एसिटिक अम्ल कहां से प्राप्त किया जाता है बेटा, एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है सिरके से प्राप्त। अरे यस और नो माय डियर, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई है, जरा आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये बताया कि जो हमारे बर्जीलियस थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था बेटा जैव शक्ति सिद्धांत। उस सिद्धांत का स्टेटमेंट यह था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं, जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन लगभग 1828 के आसपास में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा वोहलर। वोहलर ने क्या किया, प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम साइनेट से पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तुम लोगों से कोई सवाल कर ले यूरिया में कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चलाव्यवता। तो क्या जाएगा बच्चे, चलाव्यवता। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं कि आपसे सवाल कर ले कि कोल्बे ने कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया, तो आपका आंसर जाएगा एसिटिक अम्ल। तुमसे सवाल कर ले बार्थलोट ने कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, मीथेन, जिसे मार्श गैस के नाम से पुकारा जाता है, जो दलदली क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। तुमसे सवाल कर ले एसिटिक अम्ल कहां से प्राप्त किया जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, सिरके से प्राप्त किया जाता है। क्या ये इतनी सी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? तो एक बारी ऑनलाइन वाले बच्चे इसको बना लीजिए, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पे इसने तो ये बोल दिया कि कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से मिलकर बना होता है, और इसने ये बता दिया कार्बनिक यौगिक अजीवित पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब समस्या वाली बात यह है कि एक्चुअल में कार्बनिक यौगिक होता क्या है, जीवित से मिलकर बना होता है कि अजीवित से मिलकर बना होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक के नाम से पुकारा जाता है। देखो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये तो बन रहा होगा कि सर कार्बनिक यौगिक का मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मौजूद होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये सवाल आपके दिमाग में बन रहा होगा, बट मेरे बच्चे ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, एकदम गलत है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहीं पर बन रहा है, कहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट चमक रहा है कि कार्बनिक यौगिक किन्हें बोलेंगे, जिनमें कार्बन पाया जाता है, तो ये बात मेरे गले नहीं उतरती। क्यों नहीं उतरती? क्योंकि मेरे भाई CO2 आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने KCN देखा होगा, आप लोगों ने Na2CO3 देखा होगा। तो आप मुझे एक बात ये बता दीजिए बेटा, क्या इन सभी में कार्बन मौजूद है? क्या आप बोलेंगे हाँ, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है। तो बेटा ये हमारे कार्बनिक यौगिक नहीं है। बोलो यस और नो माय डियर। तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल गलत है कि जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। बोलो यस और नो। इन बातों को बेटा ध्यान से नोट करना। फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर सबसे पहले अपन कार्बन के बारे में कुछ बातें करेंगे। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन,
और उनके व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी बात आपको समझ में आती है। अब थोड़ा सा आइडिया में आप लोगों को बेटा किसके बारे में देना चाहता हूं कि व्हाट इज कार्बन। अगर कार्बन के बारे में कुछ आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताइए कार्बन क्या चीज होती है। तो आप सभी को पता है सर कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है बेटा? सी होता है। ओके डन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो अगर मैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करूं तो ये कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 6। और अगर परमाणु भार की बात करते हैं बेटा कितना होता है? 12 होता है। ओके डन। और आप सभी लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा होगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलोगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बेटा? तो आप यही तो कहते हो ना सर 1s2 2s2 और 2p2 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब सवाल ये उठता है, जरा समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चों के दिमाग में जो एक फिजूल का कॉन्सेप्ट है कि सवाल आपसे कोई पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप तुरंत बोलते हो 4। ये गलत है मेरे भाई। बच्चों के दिमाग में बिठा रखा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। ये बिल्कुल गलत है। कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, 4 भी होती है। कैसे? केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने कोवैलेंसी को पढ़ा होगा, जहां से कार्बन की वैलेंसी का पता लगता है। मैं समझाता हूं कैसे होती है। मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये 2s और 2p क्या ये हमारा बेटा बाहरी कोश है क्या? आप बोलेंगे जी सर। क्या ये हमारा बाहरी कोश है क्या? आप बोलोगे जी सर। क्या इसे ही संयोजी कोश के नाम से पुकारा जाता है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। बाहरी कोश बोल दो, संयोजी कोश बोल दो, बाह्यतम कोश बोल दो, वैलेंस शेल बोल दो, सबका मतलब एक ही है। आप मुझे एक बात बताइए कि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? तो सर आप बोलोगे काउंट कर लो सर, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? तो आपने क्या जवाब दिया? सर सबको नजर आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आओ मैं समझाता हूं कितनी होती है। आइए मैं आपको समझा के चलता हूं। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये मैं कार्बन का बाहरी कोश बना रहा हूं। ये तो मैंने क्या बना दिया बेटा? 2s बना दिया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है s में डब्बा कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 2p लिखा हुआ है। तो p में डब्बा कितना होता है? 3 होता है। ये सभी लोग जानते हैं भाई। ये लो, क्या लिखा मैंने? 2p लिखा। अब आप मुझे एक बात ये बता दीजिए कि यहाँ पे 2s में इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? आपने बोला 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताओ इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2। इसका तो जुगाड़ हो रखा है, लेकिन इनका जुगाड़ होना बाकी है। ये दोनों सिंगल है और ये अपने जुगाड़ के साथ में है। तो बंद बनाने के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी बंद बनाएंगे, जी नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उतने ही बंद बनते हैं। मैंने क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवैलेंसी, सह संयोजकता के बारे में, कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे बंद भी उतने ही बनेंगे। कार्बन की इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद हमें यह पता लगता है इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। तो आपसे कोई सवाल कर ले इसकी सह संयोजकता कितनी है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? 4 बोलते हैं ना? नहीं, 2 है। कितनी है मेरे बच्चे? 2। तो सर हमने तो कार्बन की कोवैलेंसी को 4 पढ़ा है, क्या हमने गलत पढ़ लिया क्या? नहीं बेटा, तुम लोगों ने सही पढ़ा है। ये कार्बन की जो वैलेंसी है ये मूल अवस्था के अंदर है बेटा। ये कार्बन की जो वैलेंसी है ये मूल अवस्था के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन की उत्तेजित अवस्था में कोवैलेंसी कितनी होगी, उत्तेजित का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों का जुगाड़ बैठ रखा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया? इसको उठा के इसमें डाल दिया। जैसे ही मैंने इसको उठा के उसमें डाला, तो आप मुझे बताना भाई 2s के पास तो इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? बोलो 1। और 2p के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप बोलेंगे सर 3 हो गए। तो आप जल्दी से बताते चलो, यहां 2 का 1 हो गया, सिंगल सिंगल और सिंगल।
बताओ कितने सिंगल लोग नजर आ रहे हैं? 4 सिंगल लोग नजर आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? कोवैलेंसी सह संयोजकता कितनी होती है कार्बन की बेटा? यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4। तो पता क्या चला? पता क्या चला? उत्तेजित अवस्था में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। लेकिन तुमसे एग्जाम में सवाल ये कर ले कार्बन की मूल अवस्था के अंदर संयोजकता कितनी होती है, तो 4 आंसर मत देना, वो गलत हो जाएगा भाई। ये डिफरेंस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। बाकी केमिकल बॉन्डिंग भी मैं करा दूंगा, इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर करा दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे क्या है। क्वेश्चन ये है, कार्बन की मूल अवस्था में, कार्बन की मूल अवस्था में, कार्बन की मूल अवस्था में सह संयोजकता है। और हमारे दिमाग में क्या फितूर बैठा होता है? सर 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। कितनी होती है? 4। तो आप क्या ना तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं ना डी ऑप्शन पढ़ते हैं। अगर पहले में ही तुम्हें 4 दिख गया तो तुम आंसर क्या लगाते हो बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। हमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फील करके पढ़ेंगे तो सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेहतर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए कार्बन की मूल अवस्था में कोवैलेंसी कितनी होगी? तो आप सभी लोगों का आंसर क्या जाएगा? बोलो बेटा। आप सभी का आंसर जाएगा बच्चे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एम आर राइट और रॉन्ग? क्या ये वाला सवाल तुम्हें समझ में आ गया क्या? क्या ये वाला सवाल तुम्हें समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो बोलो। समझ गया आप? पक्का समझ गए? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 नहीं होती। 2 तो मूल अवस्था में, 4 होती है उत्तेजित अवस्था के अंदर। आइए मैं इंटरेस्टिंग बात करता हूं। अब मैं इसकी उत्तेजित अवस्था की बात करता हूं कि कार्बन की उत्तेजित अवस्था के अंदर जो वैलेंसी है बेटा वो कितनी है? 4 है। कितनी है बेटा? 4 है। इसका मतलब क्या है? आइए अपन जानने की कोशिश करते हैं भाई। अच्छा, व्हाट इज द मीन बाय वैलेंसी? मेरा सवाल आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे बेटा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी बोल दो या संयोजकता बोल दो, इसका मतलब क्या होता है? ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है भाई। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि मान के चलो मैंने इसे बोला कि मेरी वैलेंसी 20 है, तो मैं 20 लोगों के साथ में कनेक्शन बना सकता हूं। मैंने बोला मेरी वैलेंसी 4 है, तो मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूं। मैंने बोला मेरी वैलेंसी 2 है, तो मैं 2 बॉन्ड बना सकता हूं। तो कार्बन की कौन सी वैलेंसी की बात करने वाले अपन? तो कार्बन की बात करने वाले हैं टेट्रा वैलेंसी। किसकी बात करेंगे बेटा? टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? चतुसंयोजकता। क्या हो गया बेटा? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता। अब इसका मतलब आप मुझे समझा दो, क्या इसका मतलब यही है क्या कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड बनाएगा। बोलो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। आइए समझते कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। दिस इज कार्बन, और कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड। कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड। प्लीज एक एक बात समझने की कोशिश करना। एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और मेरे भाई एक बॉन्ड मैंने कुछ ऐसा बना दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है भाई। और एक बॉन्ड मेरे बच्चे मैंने ऐसे बना दिया। एक एक बात समझने की कोशिश करना। सर क्या चारों बॉन्ड को एक जैसे नहीं बना सकते क्या? ऐसे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। लेकिन सर हमें तो नोट्स कॉपी के अंदर ऐसे दिखा रखा है, मैं भी वैसे दिखाऊंगा। लेकिन समझना जरूरी है भाई, समझना जरूरी है इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है बेटा, ये जो कार्बन के जो ये वाले बॉन्ड है ना, ये तो एकदम प्लेन के अंदर। आपके पास पेन है क्या? पेन 4 पेन देना मुझे एक बार। 4 3 जो भी आपके पास में, ये 3 पेन दे दो। चलो चलिए, देखो कार्बन की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है बेटा, इसमें देखना स्क्रीन में दिख रहा है क्या जो मैं दिखा रहा हूं? दिख रहा है? कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है मेरे बच्चे, वो कुछ इस टाइप की होती है मेरे भाई, वो कुछ इस टाइप की होती है। तो जरा इधर देखने की कोशिश करना कि जो ये वाला बॉन्ड है, ये क्या आपकी तरफ है क्या बेटा? यस और नो माय डियर? ये आपकी तरफ है, और ये वाला बॉन्ड आपसे दूर है, आपसे दूर है। देखो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। देखो ये वाला बॉन्ड है, ये ब्लैक मार्कर हो गया। ये वाला बॉन्ड है, ये हो गया। अब ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये आपकी तरफ है, और ये वाला बॉन्ड आपके दूर है, पीछे की तरफ है। तो मेरे भाई जो बॉन्ड आपकी तरफ होता है ना, उसको वेज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो बॉन्ड आपसे दूर होता है उसे डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं भाई,
आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको तो बोलेंगे बेटा वेज। क्या बोलेंगे बेटा? वेज। और ये वाला बॉन्ड है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डैश। और कौन सा बॉन्ड आपकी तरफ होता है? वेज वाला। ये होता है बेटा टुवर्ड्स द व्यूअर। टुवर्ड्स द व्यूअर मतलब देखने वाले की तरफ। ये क्या होता है बेटा? देखने वाले की तरफ। और ये होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर। अवे फ्रॉम द व्यूअर। अरे बोलो हाँ या ना। चाहे तुम इसको यहां बना सकते हो, इसको यहां बना सकते हो, एक ही बात। बोलो यस और नो। यस, इतनी बात समझ में आती है। और ये वाले बॉन्ड कहां पर होते बेटा? ये वाले बॉन्ड होते एक ही प्लेन में, इन द सेम प्लेन। इन द सेम प्लेन, एक ही तल में, इन द सेम प्लेन। दिस इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की कौन सी संरचना है? चतुसंरचना है, चतुष्फल की संरचना है। आप मुझे एक बात बताना, ये जो कार्बन की चतुष्फल की संरचना है ये किसके द्वारा प्रदर्शित की गई? ये प्रदर्शित की गई मेरे बच्चे वॉन्ट ऑफ एवं लीबेल के द्वारा। वॉन्ट ऑफ एवं लीबेल ने कार्बन की टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित किया। यस और नो माय डियर? यस। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो पता क्या चला? मैं आप लोगों को ये बता दिया। जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि आपसे कोई सवाल कर ले, कार्बन की मूल अवस्था में संयोजकता कितनी होती है बेटा? 2। लेकिन आपसे सवाल कर ले कार्बन की उत्तेजित अवस्था में संयोजकता कितनी होती है? 4। आपसे सवाल कर ले कार्बन की चतुर संयोजकता के बारे में किसने एक्सप्लेन किया? वॉन्ट होफ एवं लीबेल ने। वेज का मतलब क्या है? ये बंद आपकी तरफ है। डैश का मतलब क्या? ये बंद आपसे दूर है। और ये बंद एक ही प्लेन मतलब एक ही बोर्ड में है। तो ये वाले बॉन्ड तो बोर्ड पर बना दिया। ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे निकला हुआ है, बोलो हाँ या ना। और ये वाला बॉन्ड पीछे की तरफ निकला हुआ है। दिस इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। जहां पे कार्बन पे संकरण निकलता है sp3। क्या निकलता है बेटा? sp3। ये भी समझा दूंगा sp3 कैसे आया, फिर भी एक बार आप हल्का सा इंट्रो ले लीजिए। यहाँ पे कार्बन पे संकरण क्या निकलेगा बेटा? sp3 निकलेगा। और sp3 के जो यहाँ बंद कोण की बात करते हैं लगभग कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास में होता है। यस और नो? इतनी बात आपको समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, हाँ एक बात और सुनना भाई, कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। देखो ये जो बॉक्स बनाता हूं ना मेरे भाई, ये बॉक्स बड़े काम के होते हैं भाई। इन बॉक्स को आप ध्यान से बनाइएगा। कार्बन की एक बेटा शानदार प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं केटिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? केटिनेशन बोलते हैं। केटिनेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? श्रृंखलन। क्या बोला जाता है बेटा? श्रृंखलन के नाम से पुकारा जाता है। और श्रृंखलन का मतलब क्या होता है बेटा? श्रृंखलन का मतलब होता है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का नहीं दिखा कोई बात नहीं, अपन दिखा देंगे, सब दिखा देंगे भाई। सही, केटिनेशन, श्रृंखलन। तो कार्बन के अंदर श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, चेन बना लेगा पूरी, उसको बोलते हैं श्रृंखलन। हालांकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, वो नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, अपन सारी बात कवर करेंगे। बट इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा? केटिनेशन है, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है अपने जैसों के साथ और अपने से अलग लोगों के साथ। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? मैं एक बार आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बताओ प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? अरे बोलो यार। यूरिया में कौन सी समाव्यवस्था पाई जाती है? चलाव्यवस्था। तुम लोगों से कोई सवाल कर ले कि भाई कार्बन की मूल अवस्था में कितनी कोवेलेंसी होती है? 2। लेकिन उत्तेजित अवस्था में कितनी होती है? 4। कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? श्रृंखलन की। तुमसे सवाल कर ले कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है उसमें कार्बन पे संकरण क्या निकलता है? sp3। आपसे सवाल कर ले कि टेट्रावैलेंसी के बारे में समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? वॉन होफ एवं लीबेल। बोलो यस और नो? यस। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन सेंड करें ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो हमारे ऑफिशियल नंबर यहाँ स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे भाई। ऑफिशियल नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे, आप उस पे जाके बिंदास कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहां जाके कमेंट कर सकते हो कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। बाकी हालांकि डाउट्स आते हैं लेकिन डाउट नहीं आने देंगे भाई। जो समझाया जा रहा है उसको केवल आप ध्यान से समझने की कोशिश करें।
अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने 2 स्लाइड पढ़ ली है। अगर अपन तीसरी स्लाइड की तरफ चले, अब कार्बन में श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है और कार्बन अपनी उत्तेजित अवस्था में कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है ना? सर कार्बन के 2 बॉन्ड के ही बनते हैं क्या सर? कार्बन के 2 बॉन्ड, हाँ सर याद आ गया। फिर आप बोलोगे हाँ सर एक रिएक्शन पढ़ते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। सर राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर एक मध्यवर्ती बनता है और उस मध्यवर्ती का नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। देख लो बेटा, कार्बन ने केवल 2 ही बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 2 ही बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के एज इट इज रह गए मेरे भाई, यस और नो? तो ये बनता है डाइक्लोरोकार्बिन मध्यवर्ती राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर, जो कि आप फिनोल के अंदर पढ़ते हो भाई, सही है। चलिए अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर अपन आगे चले तो अगले पॉइंट की तरफ जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो अगला पॉइंट क्या आने वाला है, जरा सुनना ध्यान से। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा बहुत काम की बात। अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा बहुत काम की बात। और काम की बात क्या है? कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा एवं पाई बंध की गणना, ये वाला सवाल बेटा जेट एग्जाम से 23 या 22 में पूछा है, 21 में पूछा है। सिग्मा एवं पाई बंध की गणना, और साथ ही में क्या डिस्कस करेंगे बेटा? साथ ही में डिस्कस करेंगे अपन कार्बनिक यौगिकों में संकरण। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरा विश्वास है मुझे कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जहां दिक्कत आती है बिल्कुल आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। हम डिस्कस करने वाले कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा एवं पाई बंध की गणना या फिर संकरण भी कवर कर लेंगे यहीं पर। आओ एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करते बेटा। पहली बात तो ये कि हमें क्या निकालना है? सिग्मा। सिग्मा बंध का साइन कैसा होता है? ऐसा। और पाई बंध का साइन कैसा होता है? ऐसा। अब सवाल ये उठता है सर सिग्मा और पाई बंध तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिग्मा और पाई बंध तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने अतिव्यापन पढ़ा होगा। अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। और सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। तो ये तो वहां अपन सीखते हैं। आप समझना बेटा कि किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा और पाई बंध को कैलकुलेट किया जाता है, एकदम आसान तरीके से अपन समझेंगे और फिर एनसीईआरटी के सवाल करेंगे और फिर एग्जाम के सवाल करेंगे। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। पहला कॉन्सेप्ट यहां पर क्या बनता है? देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि अभी आप लोग कैसे हो बेटा? सिंगल हो। और कुछ टाइम के बाद आपकी लेट सपोज मान के चलो शादी हो गई, तो सिंगल से आप क्या हो गए बेटा? डबल हो गए। और फिर कुछ टाइम के बाद प्यार मोहब्बत होती है और प्यार मोहब्बत के बाद तुम्हारे एक बच्चा हो गया और तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम ट्रिपल हो गए। पहले सिंगल, फिर डबल और फिर ट्रिपल हम लोग हो गए। ध्यान से समझने की कोशिश करें भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। फिर तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा? डबल बॉन्ड हो गया। और तुम्हारी शादी होगी तो बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इतनी बातें शायद आपको पहले से पता हो। ये सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हिंदी में एकल बंध बोलेंगे, द्विबंध बोलेंगे और त्रिबंध बोलेंगे। तो जब तुम सिंगल थे तो तुम्हारा एक अपना नाम था और उसको बोलते बेटा सिग्मा। क्या बोलते बेटा? सिग्मा। और तुमने शादी करी पाई मैम से। किससे करी बेटा? पाई मैम के साथ में शादी कर ली, तो ये रही तुम्हारी पाई मैम। और फिर तुम्हारा एक पाई सा बच्चा भी हो गया। तो पाई मैम थी, पाई सा बच्चा मतलब 2 पाई। एक तो पाई मैम और एक बच्चा भी पाई हो गया। तो अगर जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है वहां वहां तो तुम क्या लिखोगे बेटा? सिग्मा लिखोगे। जहां जहां तुम्हें डबल बॉन्ड नजर आता है वहां क्या लिखोगे? सिग्मा और पाई लिखोगे। जहां ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें नजर आता है वहां सिग्मा और 2 पाई लिखोगे। इतनी बात समझ में आती है। कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? अपने को 4 काउंट करनी फिलहाल। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिखने वाला हूं बेटा, ये एग्जाम्पल आपके जेईटी एग्जाम 2021 का सवाल है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखने वाला हूं,
ये जेईटी एग्जाम 2021 का सवाल है, तो सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अपने को क्या करना है इस सवाल के अंदर, अपने को इस सवाल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं बेटा। तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग मेरे प्यारे साथीगण, आप सभी लोग मेरे प्यारे साथीगण एक बार कैलकुलेट करके बताइए। आप एक बार सभी लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या करना है। जहां सिंगल है वहां सिग्मा लिखना है, जहां डबल है वहां सिग्मा पाई लिखना है, जहां ट्रिपल है वहां सिग्मा 2 पाई लिखना है। तो फटाफट कैलकुलेट करें, आंसर क्या बनेगा। तो आपने क्या बोला सर, यहाँ पे सिंगल है, सिग्मा लिख दिया, यहाँ पे सिग्मा, इधर सिग्मा, लेकिन सर यहाँ पे तो पाई है, यहाँ सिग्मा, अरे सही बोल रहा हूं ना भाई, यहाँ पाई, इधर सिग्मा, यहाँ सिग्मा, इधर सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। जैसे ही तुम लोगों ने सिग्मा पाई डिनोट किया, अब तो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है। अब आपको काउंट करना है सिग्मा कितना है और पाई कितना है। तो बेटा जल्दी से बताइए सिग्मा कितना है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हारा सिग्मा आया होगा 9 सिग्मा एंड 2 पाई। बोलो हाँ या ना। यस, ये तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम 2021 का सवाल है। बोलो यस और नो। यस, समझ में आता है। ओके डन। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, खुद से ट्राई करेंगे बेटा, खुद से ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो खुद से ट्राई करेंगे बच्चे, खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से ट्राई करना है। देखिए बेटा एग्जाम, ये क्या हो गया भाई, दिख रहा है क्या? पक्का दिख रहा है? एकदम पक्का, एकदम पक्का। ओके डन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैं लेकर आया हूं बेटा, ये वाला एग्जांपल है। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। बेसिक सा एग्जांपल है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जैसे आप लोगों ने काउंट करना शुरू किया तो यहां क्या लिखो बेटा, सिग्मा, यहां सिग्मा, इधर सिग्मा, यहां पाई, यहां पे सिग्मा, इधर पाई, सिग्मा और सिग्मा। बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा। तो आई थिंक 6 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। और पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। यस और नो। यस, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल्स में और लिखता हूं जो कि आपको आराम से घर जाके ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद, अच्छा आपसे कोई सवाल इसे कर लेता कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आपसे सवाल ये करता इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बोलते बेटा, आप क्या बोलते हैं सर, पाई बंद कितने हैं, 2, और एक बंद में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, तो 2 में कितने हो गए, 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। यस। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं प्यारे बच्चों। दुनिया भर के एग्जाम्पल से एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, तो जितने चाहे आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो। लाइक मान के चले मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाई जिसके बारे में अब सभी लोगों को अच्छे से पता है कि ये कौन है मेरे भाई, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। इसे सर हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन की एक कहानी आपको सुनाता हूं भाई, बाद में सुनाएंगे, पहले इधर देखो। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं बताता हूं बेटा ये क्या चीज है बेटा, ये कौन है बेटा, कार्बन। ये कौन है, कार्बन। ये कौन, कार्बन। ये कौन, कार्बन। ये भी कार्बन और ये भी कौन है बेटा, कार्बन। सबसे पहले आप लोगों को कार्बन की वैलेंसी पूरी देखनी है कि 4 होनी चाहिए मेरे भाई। तो कितनी देखा तो अपन ने, 1 2 3। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, मतलब एक छुपी हुई है। और छुपी हुई पे क्या लगा होता है बेटा, हाइड्रोजन लगा होता है। आप सभी लोगों को पता है। इधर भी क्या एक छुपी हुई है, क्या आप बोलेंगे, हाँ। यहां भी एक हाइड्रोजन है मेरे बच्चे, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, और मेरे भाई मेरे दोस्त यहां भी क्या है, एक हाइड्रोजन। अब हमको बेंजीन में क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 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 ये पाई, ये पाई और ये पाई। जैसे ही तुम लोगों ने बेंजीन के अंदर, जैसे ही तुम लोगों ने बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट किया तो तुम्हारा आंसर क्या बना बेटा, 12 सिग्मा और 3 पाई। क्या तुम लोगों ने यही निकाला होगा? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं,
एक, ये तो एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते, इससे तो बोलते बेंजीन, क्या बोलते बेटा, बेंजीन के नाम से पुकारते। आइए समझने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करना चाहूं, तो आप सबसे पहले मुझे इसका नाम कमेंट करेंगे बेटा कि ये कौन है आपका, ये कौन है आपका। तो इसे बोलते मेरे बच्चे नेफ्थलीन। क्या बोलेंगे बेटा, नेफ्थलीन। और अगर मैं चाहूं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां कार्बन की वैलेंसी 3 है वहां पर एक हाइड्रोजन लगाना है, और जहां कार्बन की वैलेंसी 4 है वहां कुछ भी नहीं लगाना। जैसे यहां कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1 2 3 4, कुछ लगाओगे क्या? यहां कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, कुछ लगाओगे क्या? लेकिन यहां तो लगाना पड़ेगा, बिना लगाए तो काम ही नहीं चलेगा ना भाई। चलो एक एक बात को प्यार मोहब्बत से हम देखते हैं मेरे भाई। ये लो जनाब, समझने की कोशिश करें आप सभी लोग, समझने की कोशिश करें आप सभी लोग। अब सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका आंसर बनेगा 19 सिग्मा 5 पाई। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, तुम लोगों से अगर वो सवाल ये कर लेता कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सर यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर नेफ्थलीन के अंदर आपसे आंसर पूछता तो आपका आंसर क्या बनेगा, सर यहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस और नो, यस। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको किसकी बताना चाहता हूं बेटा, संकरण, जिसे आप हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे भाई। और फिर इन पे हर एक पे अपन क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल ये लिखेंगे कि जिनको आपको घर जाके बढ़िया तरीके से ट्राई करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स। अब 2021 या फिर 22 का सवाल एक और एक है, जहां तक मेरा आइडिया है बेटा। तो मैं कुछ एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, देखना बेटा जी। ये शायद 2022 का सवाल या 21 का, मुझे सही तरीके से याद तो नहीं है, बट है एग्जाम का सवाल। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बेटा इसका आंसर, सिग्मा पाई नहीं बताना बेटा, सिग्मा पाई नहीं बताना। जो मैं पूछना चाहता हूं ना वही आपको बताना है दोस्तों। चलिए, तो मैंने क्या लिखा भाई, इधर इधर बॉन्ड बना दिए, ओके डन। यहां बॉन्ड बना दिया और यहां बॉन्ड बना दिया, राइट। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखो पहले तो मैं इसका नाम बता दूं क्या है। इसका नाम होता है फिनेंथ्रीनिन। क्या होता है बेटा, फिनेंथ्रीनिन, सही है। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछा, एग्जाम में सवाल पूछा, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिनेंथ्रीन के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? आंसर बोलो जल्दी से, आप लोग आंसर कमेंट करें। इसने क्या बोला कि फिनेंथ्रीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई? पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7। पाई बॉन्ड तो 7, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन बोलता तो बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे जेईटी एग्जाम 22 23 या 21 का सवाल है, सही से मुझे नहीं याद। इसका नाम क्या बेटा, फिनेंथ्रीन। इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन होता है कि फिनेंथ्रीन, देखना हिंदी में क्या होता है, आई डोंट नो भाई। सही, चलिए समझने की कोशिश करना भाई। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ साथ कुछ बातें और आपको ये समझाना चाहता हूं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल लिखता हूं जिनको आपको क्या करना है, घर जाके ट्राई करना है और क्या बताना है आप लोगों को, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। डन। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, लाइक ये वाला एग्जाम्पल लिखा, इसको दिख रहा है क्या बोर्ड पे, इसको बोलते बेटा एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं, अब हिंदी में कैसे लिखते हैं भाई, अपने हिसाब से देखो आप लोग। इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रासीन। इसमें क्या बताना है आप लोगों को, सिग्मा और पाई, सॉरी इसको तो नेफ्थलीन बोलते हैं, और अगर एक रिंग और बना देंगे तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एंथ्रासीन बोलेंगे।
राइट। इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। लाइक मान के चलो मैंने अगला एग्जांपल लिख दिया C3O2, इसको बोलते बेटा कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन सब ऑक्साइड। आप सभी को बताना है सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। और भी एग्जांपल देखना चाहो तो फिनोल पे निकाल देना। फिनोल क्या होता है अपन धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स, 1 2 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको किसकी देना चाहता हूं बेटा, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं मेरे बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की से हिंदी में आप लोग किस नाम से पुकारते हैं बेटा, हिंदी में आप लोग बोलते हो संकरण। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, संकरण। ये लो जनाब, करते शुरू। आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक बार थोड़ा सा मैं रिकेप लेता हूं कि मैंने क्या पढ़ा दिया आप लोगों को, कुछ बातें आपके दिमाग से उधर उधर हो जाती है। बेटा सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सबसे पहले मैंने बताया कि लगभग 1800 साल पहले एक साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था बेटा, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस आए, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया बेटा, जैव शक्ति सिद्धांत दिया। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने ये बताया कि समस्त कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जब तक कि इसको गलत साबित करने वाला कोई नहीं आया तब तक ये सही था। लेकिन लगभग 1828 के आसपास में एक साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था बेटा, वोहलर। उन्होंने प्रयोगशाला में काम किया। काम कहां किया बेटा, काम कहां किया, काम किया प्रयोगशाला में। काम किया किधर, लेब में काम किया। और लेब में काम करते करते उन्होंने क्या बना दिया मेरे बच्चे, यूरिया बना दिया। और किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया। तो यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, वोहलर के द्वारा। अरे यस और नो, यस। और यूरिया में कौन सी समानता पाई जाती है, चला भी होता। दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बनता है कि कार्बनिक यौगिक का मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होते उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें कार्बन है बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। कार्बनिक यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन और उनके विद्यमानों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर कोल्बे भाई साहब आए, कोल्बे ने कौन सा कार्बनिक कंपाउंड बनाया, एसिटिक अम्ल, जो कि कहां पाया जाता है, सिरके से प्राप्त होता है। फिर कौन आया बेटा, बार्थलोट आया, उन्होंने क्या बनाया, मीथेन बनाया, जो कि किस नाम से पुकारा जाता है, मार्च गैस के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद मैंने अगली स्लाइड पर आप लोगों को कार्बन की कोवैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया कि कार्बन की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में तो कितनी होती है बेटा, आप बोलेंगे 2, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कितनी होती है, आप क्या बोलेंगे बेटा, 4 बोलेंगे। और फिर मैंने आपको इसकी टेट्रावैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इसे वॉन हॉफ और लीबेल ने एक्सप्लेन किया। वेज का मतलब ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, डैश का मतलब ये वाला बॉन्ड आपसे दूर है। उसके बाद मैंने क्या बता दिया आप लोगों को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं करने के लिए, जो कि आपको घर से ट्राई करने हैं। बोलो यस और नो, यस। फिर मैं हल्का सा हिंट आपको देता हूं बेटा संकरण के बारे में। कहां गया संकरण, लिखा था ना संकरण मैंने, देखना भाई। संकरण के बारे में मैं आपको हल्का सा, बाकी संकरण कौन से टॉपिक का सवाल है बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये केमिकल बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं संकरण, VSEPR थ्योरी, MOT थ्योरी, फजान्स रूल, डाइपोल मोमेंट, ये सारे के सारे कहां डिस्कस करते हैं हम लोग भाई, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। यहां केवल अपने को इतनी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कार्बन के चारों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, या कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, या कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, 5 आ सकते हैं क्या, 5 तो कार्बन की वैलेंसी नहीं होती। कार्बन तो अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बना सकता है। तो मैं ये बोला कि अगर कार्बन के चारों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, भाई ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग ये मेरी बात, मैंने ये कहा कि कार्बन के चारों तरफ अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, कार्बन के चारों तरफ अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, तो बेटा सभी लोग ध्यान से सुनना, संकरण क्या निकलता है मेरे बच्चे, sp संकरण निकलता है। बोलो क्या निकलेगा, sp। और सिग्मा पाई निकालना मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया है। 3 सिग्मा आने पे क्या निकलेगा बेटा, sp2 संकरण निकलेगा।
हम एग्जाम का सवाल करेंगे कुछ टाइम के अंदर, बस थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए मेरे भाई। और 4 सिग्मा आने पे क्या निकलेगा बेटा, sp3 संकरण निकलेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? जी हां। कार्बन पर अगर sp संकरण है तो बेटा इसकी ज्यामिति होती है बेटा रेखीय। कैसी ज्यामिति होगी मेरे बच्चे? रेखीय ज्यामिति होती है। और अगर sp2 संकरण है तो sp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है मेरे बच्चे? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। यस और नो? यस। और अगर कार्बन पर sp3 संकरण निकलता है, जैसा कि आप लोगों ने यहां पे देखा, हेलो हेलो हेलो, जैसा कि आप लोगों ने यहां पे देखा कि sp3 की ज्यामिति कैसी होती है बेटा? चतुष्क फलकीय। बोलो बेटा कैसी होती है? चतुष्क फलकीय होती है। ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे भाई। अगर कोई बच्चा YouTube से देख रहा है तो बेटा इसको 1.5 की स्पीड में देखना है, क्योंकि 1 की स्पीड में आवाज बहुत स्लो आती है, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रेखीय इसकी ज्यामिति है तो बेटा इसका बंधकोण कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति का बंधकोण कितना होता है? 120 डिग्री। और चतुष्फलकीय का बंधकोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो हाँ या ना? यस यस यस। इतनी बात सर हम सभी लोग जानते हैं, इतनी बात हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मैंने यहां पे क्या बता दिया? यहां पे तो मैंने सिग्मा बंध बता दिया। फिर यहां पे क्या निकाल दिया मैंने बेटा? यहां पे संकरण निकाल दिया। फिर यहां पे क्या बता दिया बेटा? ज्यामिति बता दी मैंने। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। और फिर यहां पे क्या बता दिया दोस्तों? बंधकोण बता दिया, बंधकोण बता दिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? यस यस यस। तो ये मैंने कुछ बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इंटरेस्टिंग बात पढ़ते भाई, इंटरेस्टिंग बात ये पढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों। मैंने आप लोगों को ये बोला कि एक तो हमारा संकरण कौन सा है बेटा? sp। एक संकरण कौन सा है बेटा? sp2। और एक कौन सा है बेटा? sp3। हाँ या ना? यस। इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में सवाल पूछा है दोस्तों। तो यहां से इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मेरे भाई आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? नो। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि इनमें प्रतिशत एस लक्षण कितने होंगे? प्रतिशत एस लक्षण कितने होंगे? और एक बात यह पूछना चाहता हूं कि इनमें प्रतिशत पी लक्षण कितने होंगे? मैं एक बात यह बताना चाहता हूं, प्रतिशत 100 में से निकालते, 100 को 2 लोगों में बांटो, 50-50 आएगा। तो एस भी कितना है बेटा? 50 है। और पी भी कितना है बेटा? 50 है। बोलो हाँ या ना? यस। अब 100 को 3 में बांटना है, एस कम है, पी ज्यादा है, तो एस तो कितना आएगा बेटा? 33.33%। नहीं समझ में आता है तो आप ए से भी निकाल सकते हो बेटा। एस तो कितना है? 1। टोटल लोग कितने? टोटल लोग कितने बेटा? 3। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना ही आता है भाई। पी निकालेंगे तो पी कितना है मेरे बच्चे? 2। टोटल कितने हैं? 3 इंटू 100। बोलो यस और नो माय डियर। तो ये कितना बनेगा? लगभग 66.66%। बोलो हाँ या ना? यस। sp3 में एस कितना है? बोलो बेटा 25%। और पी कितना है मेरे बच्चे? 75%। बोलो यस और नो माय डियर। यस। फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पीछा नहीं छोड़ती है भाई। केमिकल बॉन्डिंग में आप सभी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वीएससी पीआर थ्योरी के अंदर कि सर अगर आप लोगों को बंधकोण निकालना हो तो बंधकोण मेरे बच्चे समानुपाती होता है प्रतिशत एस लक्षण के। बोलो हाँ या ना? और इसी में आप लोगों ने एक बात ये भी पढ़ी होगी, एक पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत ऋणता वाला कॉन्सेप्ट। तो विद्युत ऋणता भी समानुपाती होती है बेटा प्रतिशत एस लक्षण के।
बोलो यस और नो माय डियर। तो जितना ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए अपन एक सवाल करते हैं भाई, आइए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। जरा मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल का अंदाज क्या है, सवाल का अंदाज क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है बेटा, विद्युत ऋणता का सही क्रम है, विद्युत ऋणता का सही क्रम है, विद्युत ऋणता का सही क्रम है। ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं बेटा। जेट एग्जाम में एकदम बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऑप्शन मैंने आपको दिया sp3, sp2, sp। ऑप्शन बी दिया बेटा sp, sp2, sp3। ऑप्शन सी दिया sp2, sp, sp3। ऑप्शन डी दिया बेटा sp3, sp और sp2। तो आप सभी लोगों का आंसर क्या कमेंट होगा भाई? तो आप बोलोगे सर जितना ज्यादा प्रतिशत एस करेक्टर होगा, बंद कोण का मान या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो आंसर क्या बनेगा सर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आती है? एक और एक सवाल करते हैं अपन लोग हमारी जेईटी एग्जामिनेशन का। सवाल का अंदाज कुछ ये है मेरे भाई, सवाल का अंदाज कुछ ये है मेरे भाई। सवाल सुनना बेटा, सवाल सुनना क्या है? ये तो शायद 2024 में ही पूछा है मेरे ख्याल से, सही से नहीं याद, या फिर 23 में ही पूछा होगा ज्यादा से ज्यादा। सवाल ये है बेटा, सवाल ये है मेथेन कोमा एथीन व एथाइन में प्रतिशत एस लक्षण है, प्रतिशत एस लक्षण है। मैं बेटा आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं सीधे सॉल्यूशन की बात करता हूं। मेथेन होता है CH4 और एथीन होता है बेटा C2H4। कैसे पता? सब बता दूंगा, डोंट वरी। और सर एथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बाबू ये तो एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया। तो एल्केन पे संकरण क्या निकलता है भाई? एल्केन पे निकलता है sp3। एल्कीन पर क्या निकलता है? sp2। और एल्काइन पर क्या निकलता है? sp। तो बता दीजिए मेथेन में प्रतिशत एस लक्षण कितने होंगे बेटा? 25%। एथीन में कितने होंगे बेटा? 33.33%। और एथाइन में क्या होंगे बेटा? 50%। ये मेरे ख्याल से तुम्हारा जेईटी एग्जाम 2024 या फिर 2023 का ही सवाल है मेरे भाई। बोलो आसान है कि नहीं दोस्तों? जल्दी से मुझे समझाते चलो, क्या ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? तो बेटा ये हमारी आज की पहली क्लास यहाँ पे खत्म होती है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आप सभी लोग इतनी क्लास को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो क्या पढ़ने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तुम लोग देख लो मेरे भाई। तो सेकंड क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे बेटा, ये कवर करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन। सबसे पहले ये कवर करेंगे और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सुनना ध्यान से, क्या कवर करेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और इस क्लासिफिकेशन में मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, एक कंपाउंड आता है, उसका नाम है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम में सवाल यहां से बनता है। तो ये वाली चीज क्या है मेरे बच्चे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो हमारी बात होगी बेटा लेक्चर नंबर 2 की।
मैं आने वाले 2-3 लेक्चर के बारे में कुछ आइडिया आपको दे दूं बेटा। और अगर लेक्चर नंबर अगले की बात करें, वो तो भाई बवाल है बेटा, वो तो क्या है, बवाल है, बवाल। और वो बवाल किसका है, वो बवाल आप सभी लोग समझेंगे। वो बवाल है बेटा, वो बवाल है जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन सब की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हूंगा लेक्चर नंबर 3 में, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर, जहां पर बच्चे इतने डाउटफुल रहते, समझ में नहीं आता सर, नियम लगाते आंसर आता नहीं है, ऑप्शन से भी नहीं बन पा रहा है, तो इनको अपन पढ़ेंगे ट्रिकी बेस, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, यहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है। ये लेक्चर नंबर 3 में ये चलेगा, लेक्चर नंबर 4 में भी ये चलेगा, लेक्चर नंबर 5 में भी ये चलेगा। मतलब आने वाले 5 लेक्चर तक का माल अपने पास तैयार है। और अगर मैं कोशिश करेंगे, यहां पर आगे पीछे हो सकता है, अगले लेक्चर की अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं, और जिससे बच्चे अधिकतर परेशान होते हैं, उसका नाम है बेटा आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म। से हिंदी में आप लोग समाव्यवस्था बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा आप सभी लोग, समाव्यवस्था बोलते हैं। ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। आप ये मान के चलो लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में ये चलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस भी डील करना है। हालांकि जेट एग्जाम से यहां से क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं। अगर 17-18 की बात करूं तो IUPAC का सवाल देखो कितना बेसिक सा बना है। ऐसा सवाल बना है बैक टू बैक, एक बार तो एग्जाम में ये पूछ लिया, और बेटा एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया। अगर आप लोगों को IUPAC पर पकड़ है आप लोगों की, तो इन दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करेंगे मेरे भाई। ओके डन। चलिए फिर अगर मैं आगे चलता हूं, ये खत्म होने के बाद फिर हमारा असली माल शुरू होता है बेटा। और ये असली माल जो है ना भाई, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप है, और इसका नाम बेटा है GOC। कुछ लोग इसे GOC फर्स्ट और GOC सेकंड के रूप में पढ़ाते हैं, पर एक ही पढ़ेंगे मेरे भाई बढ़िया तरीके से। और ये बहुत लंबा चलने वाला है। और जिस बच्चे ने इस पर पकड़ बना ली, मैं क्या कह रहा हूं, 12th क्लास के सारे चैप्टर्स को समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। जिस भी तरीके का आपको डाउट है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।